तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी में गुलफाम अली राजी में। पॉलिटी का सेशन चल रहा है और पॉलिटी में हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि पंचायतों में, चाहे वो नगर पालिका हो या ग्राम पंचायतें हों, उसमें आर्टिकल 243 के अंतर्गत आरक्षण किस में है, इनका कार्यकाल किस में है, क्या इन्हें भंग किया जा सकता है, समय से पहले भंग किया जा सकता है, और भंग करेगा तो कौन करेगा, और भंग करने के बाद अगर भंग कर भी दिया तो कितने समय बाद दोबारा से इलेक्शन हो जाने चाहिए, वित्त आयोग का क्या रोल है, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 243 के कौन से भाग में राज्य वित्त आयोग की बात की गई है। अच्छा, राज्य वित्त आयोग जो ग्रामीण पंचायत हैं उनके लिए अलग है, वो शहरों के लिए अलग है क्या, ये दोनों के लिए एक ही है ना। अच्छा, उसी तरह से जैसे कि जो 11वीं अनुसूची है उसमें कितने काम हैं, तो 12वीं अनुसूची है उसमें कितने काम हैं, अक्सर कन्फ्यूजन होता है। अच्छा, अक्सर पूछता है कि भाई नगर पंचायत किस में होगी, ऐसे इलाकों में होगी जो गाँव से शहरों की ओर संक्रमण के काल में जा रहे हैं। अभी संक्रमण क्या होता है, ट्रांजिशन क्या होता है, अक्सर हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। बहुत सी चीज़ें हम लोग रट लेते हैं कि 73वां संविधान संशोधन इस तारीख को लागू हुआ, 74वां संविधान संशोधन इस तारीख को लागू हुआ, नरसिंह राव जी के समय में हुआ, तो यहीं से पंचायती राज व्यवस्था शुरू हो गई। ये तो हमने रट लिया। लेकिन जैसे अभी मेरे सामने एक स्टूडेंट बैठा सामने, तो उसको मैंने एक पेपर दिया, अभी आपका कब हुआ, 11 फरवरी को, 11 फरवरी 2024 को यूपी आरओ का एग्जाम हुआ। अब नया बच्चा है तो उसने क्वेश्चन खोल के देखा, उसने कहा अरे ये तो सभी घुमा घुमा के पूछे, सीधा सवाल तो कोई पूछे ही नहीं है, और खुद ही हंसने लगा। हाँ, क्योंकि अब जब हम सतही अध्ययन करेंगे ना, ऊपर से फैक्ट पढ़ेंगे, वन लाइनर पढ़ेंगे, तो वास्तव में हमारा काम नहीं होगा। हमें विदेश ही जाना पड़ेगा 50 लाख खर्च करके, वहाँ पर होम ड्राइवर, प्लम्बर, पता नहीं कौन कौन से काम करने के लिए, क्योंकि सभी तो सुंदर पिचाई हो नहीं सकते, है ना, नहीं हो सकते ना, सभी सुंदर पिचाई नहीं हो सकते ना, वो तो कोई एक ही है। तो सर हमें 50 लाख खर्च के विदेश जाने से बचना है अगर, तो हमें यहाँ गहराई से स्टडी करनी है, डीपली स्टडी करनी है। तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बहुत सारे डिस्कशन हो चुके हैं इससे पिछले 3 पार्ट्स में, वो तीनों पार्ट्स आप देखिए, उसके बाद ये चौथा पार्ट देखिए, और मैं इससे आगे शुरू कर देता हूँ। अब आर्टिकल 243 जुड़ा, आपको पता है 243A से, यहाँ पर मैंने लिखा भी है ना कि 73वें संशोधन से कौन से आर्टिकल जुड़े, आर्टिकल 243A से 243O तक, और 74वें संशोधन से कौन कौन जुड़े, 243P से 243ZG तक। तो अब ये जो आर्टिकल 243 है उसमें A B C D E F G H I J K, इनमें क्या क्या है, इसके लिए मैंने एक फार्मूला बना रखा है। ग्राम का समाज आका हट शक मिलेगी, बोलो मेरे साथ एक बार, ग्राम का समाज, बोलो बोलो, ग्राम का समाज आका हट शक मिलेगी, ठीक है ना। ये इतनी बार बोलना कि तुम्हें याद हो जाए। वो A B C D E F G H I J K ये सब लगातार है। तो देखो, ग्राम की परिभाषा है, ग्राम की या ग्राम पंचायत की परिभाषा है 243A में, और इनका जो गठन होगा इसमें कितने स्तर होंगे कि ग्राम पंचायत क्या है, क्षेत्र पंचायत क्या है, जिला पंचायत क्या है, उसकी बात है आर्टिकल 243B में। गा से गठन लिखा है मैंने, ठीक है ना, गा से गठन, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 243B में। फिर इनकी संरचना क्या होगी, संरचना का मतलब यह है कि एक गांव में, ग्राम पंचायत में, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत में, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में कितने वार्ड होंगे, ये कौन तय करेगा, राज्य की विधानसभा तय करेगी। किसमें कितने वार्ड होंगे, राज्य की विधानसभा तय करेगी। यानी कि इनकी संरचना कैसे होगी, राज्य की विधानसभा तय करेगी, आर्टिकल 243C में। इनमें आरक्षण किसे कितना दिया जाएगा, आरक्षण किसको कितना दिया जाएगा उसकी बात भी करेंगे। SC ST OBC को, महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाएगा। OBC का आरक्षण की क्या स्थिति है, तो उस 73वें 74वें संविधान संशोधन के बाद, हाँ वेरी गुड, OBC के लिए जो आरक्षण है ना वो राज्य सरकारों की मर्जी पर छोड़ दिया गया। SC ST और महिलाओं के लिए बाध्यकारी है, लेकिन OBC के लिए जो रिजर्वेशन है वो राज्य सरकार की मर्जी पर छोड़ दिया गया। अब इसके बाद में बात करेंगे, तो आरक्षण की बात कर रहा है आर्टिकल 243D। इनका कार्यकाल कितना होगा, आर्टिकल 243E। इन्हें कैसे हटाया जा सकता है, आर्टिकल 243 का F, ठीक है ना। और हटाने के बाद क्या आधार है हटाने, और हटाने के बाद फिर से कितने दिन के भीतर चुनाव करा देना चाहिए, इसके बारे में लिखा हुआ आर्टिकल 243F में। इनकी शक्तियां क्या हैं, इनको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 243G में, उनको कौन कौन से कार्य सौंपे गए हैं आर्टिकल 243H में। वित्त आयोग की क्या व्यवस्था है, राज्य वित्त आयोग क्या है आर्टिकल 243I में, और इनका लेखा परीक्षण कैसे होगा आर्टिकल 243J में, और इनके लिए राज्य निर्वाचन आयोग कैसे होगा, क्या बनेगा, क्या स्तर होगा उसका, आर्टिकल 243K में। तो इसको याद करना है ना। आपके पास एक ऐसी कॉपी होनी चाहिए ना जिसमें ये फार्मूले लिखे रहते हैं, और अक्सर उनको आप देखते रहें, एग्जाम से एक दिन पहले उनको अलग से जरूर से देख के जाना, बड़ा फायदा मिलता है इनसे, है ना। इनके जैसे एक बार यूरोपीय यूनियन में 12 देश जुड़े थे नए, ये शायद सन 2006-7 के आसपास की बात होगी, जब हम लोग IAS देते थे। 12-13 देश जुड़े थे, उन्हें याद करना बड़ा मुश्किल था, तो हमने उसका फार्मूला बनाया था, पोसाई चेक की लाट में भूखी लालिमा स्लो स्लो चले।
पोसाई चेक की लाट में भूखी लालिमा स्लो स्लो चले। पोलैंड, साइप्रस, लाटविया, है ना, और फिर है लिथुआनिया, भूखी लालिमा, भूखी माने हंगरी, ला से लाटविया, ली से लिथुआनिया, मा से माल्टा, स्लो स्लो चले स्लोवाकिया, स्लोवानिया, है ना। समझे सर। तो अपने फार्मूले आप लोगों ने बनाने, फिलहाल ये फार्मूला बड़ा करामाती है, इसको आप लोग याद रखना। अब 243 ए कह रहा है ग्राम क्या होगा, ग्राम वो होगा जो राज्यपाल उसकी अधिसूचना जारी करे, वो गांव होगा। उसके बाद ग्राम पंचायत क्या होगी, ग्राम पंचायत क्या है, किसी भी गांव में जो वोटर लिस्ट में लोग शामिल हैं, 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के जो लोग वोटर लिस्ट में शामिल हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्राम पंचायत के सदस्य। तो यहीं पर एक सवाल बनता है, आपके एग्जाम में भी आया था कि ग्राम पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। देखो फिर गड़बड़ होगी ना, 18 साल। देखो दो चीज़ें हैं, ग्राम पंचायत चुनाव में भाग लेना, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, इन चुनाव में भाग लेने का मतलब, देखो वोट देना भी चुनाव में भाग लेने का मतलब है। आपको वोट देने का अधिकार नहीं है, इसका मतलब आप चुनाव में भागीदार नहीं है। चुनाव में भागीदारी का मतलब केवल इलेक्शन लड़ना नहीं है, वोट देना भी चुनाव में भागीदारी है। ओके, समझ गए। तो चुनाव में भाग लेने के लिए मिनिमम उम्र आपकी क्या होनी चाहिए, 18 साल। इलेक्शन लड़ने के लिए मिनिमम आपकी उम्र होनी चाहिए 21 साल। ओके, समझ गए, ठीक है ना। आगे चलें। तो हाँ, ग्राम पंचायत हो गया, वो लोग जो वोटर लिस्ट में हैं, जिन लोगों को वोट देने का अधिकार है। 243 भी क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति। अब क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति क्या है, ये ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच की स्थिति है, यानी कि ग्राम पंचायत से ज़्यादा आबादी और जिला पंचायत से कम आबादी, बीच का जो स्तर है। बलवंत राय मेहता ने सुझाया नहीं था शुरुआत में सबसे पहले 3 स्तर, तो ये बीच का जो स्तर है इसे हम क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। पुराने ज़माने में इसको ब्लॉक कहते थे। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि जिला पंचायत तो हर जिले में होगी, यानी ग्राम पंचायत जिला पंचायत तो होगी, लेकिन वो राज्य जिनकी आबादी 20 लाख या उससे कम है, वहाँ पर क्षेत्र पंचायत बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन बाध्यकारी नहीं है। ये सवाल भी आता है कि कितने लाख से कम आबादी में क्षेत्र पंचायत होना ज़रूरी नहीं है, 20 लाख से कम आबादी में, ठीक है। फिर नगर पंचायत, टाउन माने कस्बा, समझते ना, टाउन, टाउन का मतलब कस्बा हिंदी में कहते हैं, लेकिन टाउन की क्या खूबी होगी ना, वो गाँव जैसा भी दिखेगा आपको, शहर जैसा भी दिखेगा। जैसे सर है आपका टाउन, है ना, उसमें गाँव की खूबियाँ भी हैं। और आपका तो शहर जो है, आपका जो टाउन है ना, उसमें जो उत्तराखंड की जो खूबियाँ हैं तराई वाली और जो रामपुर की खूबियाँ हैं, दोनों मिलती हैं। और मज़े की बात वो सीमा पर है, उत्तराखंड यूपी की लगभग सीमा पर ही है ना, तो दोनों की खूबियाँ उसमें मिलती हैं। ध्यान दिया ना, दोनों की खूबियाँ मिलेंगी आपको। ऐसा लगा जैसे यूपी में आ गए, फिर थोड़ा देर आएगा तो ऐसा लगा जैसे उत्तराखंड में आ गए। तो ट्रांजिशनल एरिया, संक्रमणकालीन एरिया है वो, समझ रहे ना। अगर बाईपास ना बनता तो आपके पास जो मसीद गांव है वो भी धीरे धीरे कस्बे का रूप लेता जा रहा था, लेकिन बाईपास बन गया तो उसका विकास जो है वो रुक गया। अब लोग उधर को निकलने लगे ना, है ना। तो ऐसे गांव जो धीरे धीरे शहरों में बदल रहे हैं उन्हें कहते हैं कस्बे, वहाँ बनेगी नगर पंचायत। तो ऐसे कस्बे, ऐसे टाउन जो विलेज और सिटी के बीच की स्थिति है, ट्रांजिशनल एरिया में है, वहाँ पर बनेगी नगर पंचायत। जो छोटे शहर हैं वहाँ बनेगी नगर पालिका, और जो बड़े शहर हैं वहाँ बनेगा नगर निगम, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट इसमें चलते हैं। वार्ड और वार्ड मेंबर क्या होते हैं। जैसे आप लोग रहते हैं ना गांव में, वार्ड मेंबर के इलेक्शन भी होते हैं, तो गांव में अलग अलग वार्ड बना दिए जाते हैं, और उसी तरह से नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम में अलग अलग वार्ड बना दिए जाते हैं। और ये जो वार्ड मेंबर होते हैं ना, ये जो वार्ड मेंबर होते हैं, ये चेयरमैन पे या ग्राम प्रधान पर उसी तरह से कंट्रोल करने के अधिकारी हैं जिस तरह से विधानसभाएं और संसदें सरकार पर कंट्रोल करती हैं। लेकिन प्रशिक्षण और जागरूकता की कमी है, इसलिए वो नियंत्रण बेहतर नहीं हो पाता। चलो बात निकली है तो मैं फिर से बता देता हूँ। लोकसभा का कार्यकाल कब से शुरू माना जाता है? आपने क्या कहा? पहली बैठक वो शपथ लेने के लिए तो होती है। आपने सही बोला ना, कॉन्फिडेंस रखो थोड़ा सा ना। हाँ, वो बात है भाई, आपको नॉलेज बहुत अच्छी है, आपको नॉलेज बहुत अच्छी है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, नेट्स में आप हर बाउंसर को छक्का मार देते हो, लेकिन जब मैदान में जाते हो तो पता नहीं वहाँ क्या हो जाता है। जब खेलने जाते हो मैदान में तो पता नहीं क्या हो जाता है। हाँ, कहाँ था मैं? आप भी सही बोल रहे हैं, आप भी सही बोल रहे हैं। तो लोकसभा की जो बैठक शुरू होगी उसी दिन से शुरू हो जाएगी जिस दिन शपथ ले ली जाएगी। प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि कार्रवाई शुरू हो गई, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हो गया, कल को बैठक शुरू हुई, सबने शपथ ले ली, तो साहब लोकसभा का कार्यकाल शुरू हो गया। और सरकार का कार्यकाल कब से शुरू होगा? जिस दिन प्रधानमंत्री शपथ ले लेते हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री शपथ ले लेंगे उस दिन से सरकार का कार्यकाल शुरू हो जाएगा, समझ रहे ना। तो उसी तरह से ग्राम सभा में होता है, नगर पालिकाओं वगैरह में होता है। आज इलेक्शन हो गए, आज इलेक्शन हो गए, लेकिन जब तक खुली बैठक नहीं हुई उसकी पहली, तब तक कार्यकाल शुरू नहीं होगा। आज इलेक्शन हो गए, ग्राम प्रधान जीत गए, हार वार पड़ गए उसके,
है ना, प्रधान जीता ना, है ना, तो पूरे गांव में घूमता, हार वार पड़ते हैं, जलेबी लड्डू चलते हैं, है ना बेचारा। एक तो इलेक्शन में बहुत सारा खर्चा कर चुका होता है, उसके बाद फिर अब लोगों को पार्टियाँ शार्टियाँ सबको देता। लेकिन कार्यकाल ग्राम सभा का तब शुरू होगा जिस दिन उसकी पहली बैठक होगी, जिसे हम कहते हैं खुली बैठक। और हर गांव की खुली बैठक साल में एक बार होना जरूरी है। उसमें जो गांव, चाहे वो नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम हो, वो उसमें साल भर के आय व्यय का ब्यौरा उसमें रखा जाता है, और आने वाले साल में हमने क्या क्या करना है उन सब की योजनाएं, नीतियाँ बनती हैं। लेकिन गाँव में या शहरों में लोगों को अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है, इसलिए पता चलता नहीं है। तो ये वार्ड या वार्ड मेंबर जो होते हैं ये इन पर कंट्रोल करते हैं, इनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। अब नगर पंचायत हो गया फॉर्म में, अच्छा पालिका वगैरह हो गया। अच्छा, अब इनके इलेक्शन कैसे होते हैं? अब देखो, आपने देखा होगा, कीर्ति मैडम चली गई क्या? चलिए, कहाँ थे हम? अब बात ये आती है कि इनके इलेक्शन किस तरह से होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष चुनाव और एक होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। आपको पता है राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है ना। एक तरह से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष चुनाव किसके हो रहे हैं? एमएलए एमपीज के, एमएलए और लोकसभा के एमपी के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर लोकसभा, इनके चुनाव प्रत्यक्ष हो रहे हैं। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या है कि जिसे सीधे वोट दिया जा रहा, हम लोग वोट दे रहे हैं ना। अप्रत्यक्ष चुनाव का जैसे राज्यसभा चुनाव में देखते हैं ना, हम लोग एमएलए चुनते हैं, एमएलए आगे राज्यसभा के मेंबर चुनते हैं, हम लोग एमएलए एमपी चुनते हैं, एमएलए एमपी आगे राष्ट्रपति को चुनते हैं, तो अप्रत्यक्ष चुनाव है। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन में ये व्यवस्था है कि ग्रामीण निकाय हों या शहरी निकाय हों, रूरल बॉडीज़ हों या अर्बन बॉडीज़ हों, उसमें हर लेवल पर जो मेंबर होंगे, जिन्हें हम वार्ड मेंबर कहते हैं, उनका चुनाव डायरेक्ट होगा, उनका चुनाव डायरेक्ट होगा। लेकिन जो मुखिया हैं, जैसे ग्राम पंचायत का मुखिया, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत का मुखिया, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत का मुखिया, जिला पंचायत चेयरमैन, नगर पंचायत का मुखिया, नगर पंचायत का चेयरमैन, नगर पालिका का मुखिया, नगर पालिका का चेयरमैन, और नगर निगम का मुखिया मेयर, इनके इलेक्शन कैसे होंगे, प्रत्यक्ष होंगे या अप्रत्यक्ष होंगे, ये राज्य की विधानसभा कानून बना करके तय करेगी। जैसा राज्य की विधानसभा चाहेगी वैसा होगा। तो अब जैसे आप उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की देखें स्थिति, तो यहाँ पर जो मेंबर हैं उनके चुनाव तो डायरेक्ट ही होते हैं, संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन हर स्तर पर सिवाय उसको छोड़कर किसको, जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष को छोड़ करके बाकी सभी अध्यक्ष या मुखियों के चुनाव भी प्रत्यक्ष ही होते हैं, डायरेक्ट ही होते हैं। ठीक है, अब आगे चलें। अब जैसे मैंने कहा ना, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत, नहीं ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इनका आपस में क्या संबंध है? ये सभी लोग जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इनमें से कोई भी ना तो एक दूसरे का सुपरवाइज़र है और ना कोई किसी का अधीनस्थ है। इनका तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ध्यान रखना। वो बात जरूर है कि जब क्षेत्र पंचायत, जिसे हम पंचायत समिति कहते हैं ना, उसकी जब बैठक होती है तो उसमें प्रधानों को भी विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में बुलाया जाता है। उन्हें अपनी समस्याएँ रखने का अधिकार होता है, बोलने का अधिकार होता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन वो उसके मेंबर नहीं होते हैं। ग्राम पंचायत के लोग ग्राम सभा या ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व या उसके मेंबर क्षेत्र पंचायत में नहीं होंगे, क्षेत्र पंचायत के मेंबर जिला पंचायत में नहीं होते हैं। उसी तरह से नगर पंचायत का वास्ता नगर पालिका से कोई नहीं है, नगर पालिका का वास्ता नगर निगम से कोई नहीं है। एक आती है जिला योजना समिति और महानगर योजना समिति, उसमें क्या होता है उसके लिए मैं अलग से बताऊंगा। ये क्वेश्चन भी आया था ना, जिला योजना समिति, महानगर योजना समिति, ये क्वेश्चन आया था क्या आरओ में? इस तरह से क्वेश्चन आया था? नहीं आया था, वो कहीं और आया होगा। ठीक है, तो इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। फिर मैंने लिखा चुनाव का तरीका। चुनाव का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। आरक्षण की बात करते हैं, ये सवाल खूब आता है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन में आरक्षण की जो बात की गई है वो ये है कि, हाँ इमरान जी बताएंगे, SC ST और OBC को कितना आरक्षण है, महिलाओं को कितना आरक्षण है, बताएंगे। सर आपकी सफ़र की थकान लग रहा अभी तक नहीं उतरी है, तो उसमें बताएंगी। हाँ किन की? हाँ ठीक है, SC ST को, अनुसूचित जाति, SC माने शेड्यूल कास्ट, ST माने शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण दिया जाएगा उतना दिया जाएगा जितनी उनका प्रतिशत है उस राज्य में। जैसे मान उत्तराखंड में SC का कितना % है? 21% या 14%? 21% है। OBC 14% है ना उत्तराखंड में, है? सही बोल रहा हूँ मैं? अच्छा चलो जितना भी हो, सपोज जितना भी हो, मान लीजिए SC आपके यहाँ 15% है, तो 50% रिजर्वेशन SC का हो गया, ST 4% है तो 4% रिजर्वेशन ST का हो गया, ठीक है ना। OBC कितने % है, इसका कितना आरक्षण होगा, ये विधानसभा तय करेगी। SC और ST को उतना आरक्षण दिया जाएगा जितनी राज्य में उनकी आबादी है, और हर स्तर पर दिया जाएगा। तो आरक्षण की अगर बात करें तो सीधे सीधे, जैसे अभी डिस्कशन चल भी रहा था कि
सबसे पहले बात तो आपने देख लिया होगा कि स्तर क्या होते हैं, लेयर या स्तर या टायर क्या होते हैं। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर और क्या है नगर पंचायत। तो ये अलग अलग लेयर हुए, अलग अलग स्तर हुए। अब इनके चेयरमैन या इनके प्रधान तो होते ही होते हैं, इसके अलावा वार्ड मेंबर भी होते हैं। गांव में वार्ड मेंबर, क्षेत्र पंचायत में भी वार्ड मेंबर, जिले में भी जिला पंचायत के मेंबर होते हैं अलग अलग, है ना। तो सीटों का जो रिजर्वेशन होगा न केवल प्रधानों के लिए होगा, पंचायत समिति के अध्यक्ष या जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका, नगर निगम या नगर पंचायत के अध्यक्ष या मेयर के लिए होगा, बल्कि जो वार्ड मेंबर हैं ना उनके लिए भी रिजर्वेशन होगा, उन सीटों पर भी रिजर्वेशन होगा। समझ रहे मेरी बात। रिजर्वेशन जो है हर स्तर पर होगा। हर स्तर पर रिजर्वेशन कहने का मतलब ये है कि न केवल अध्यक्षों के लिए बल्कि जो वार्ड मेंबर होते हैं ना उनके लिए भी होगा। हमारे गदरपुर से एक फेमस वार्ड मेंबर थी ना, नाम मत लेना, है ना, है ना, हाँ, बहुत कर्मठ लेडी थी, वार्ड मेंबर थी वो, और काम चेयरमैन से भी ज़्यादा वो करती थी, ठीक है। तो रिजर्वेशन आ गया था, वहाँ पर महिला सीट रिजर्व हो गई थी, महिला सामान्य जाति की सीट रिजर्व हो गई थी, और वहाँ पर महिलाएं मिली नहीं, तो वो एक खास कम्युनिटी से खड़ी हो गई और उनको सबने वोट दे दिया, वो जीत गई। लेकिन जीत के उन्होंने काम किया, अच्छा काम किया, ठीक है सर। तो कहाँ थे, यानी कि न केवल चेयरमैन के स्तर पर, अध्यक्षों के स्तर पर, बल्कि सदस्यों के स्तर पर भी रिजर्वेशन होगा। इसे वो कहता है कि हर स्तर पर आरक्षण होगा, हर लेवल पर, हर टायर पर आरक्षण होगा। समझ गए मेरी बात, है ना। मतलब अगर हमारे यहाँ 8 कितने नगर निगम उत्तराखंड में, 8 या 9 हैं, तो 9 नगर निगम जो हैं उनके चेयरमैन की सीटें तो रिजर्व होंगी, उसके अंदर जो वार्ड हैं उनकी भी रिजर्व होंगी। जैसे गदरपुर ब्लॉक है तो इसमें लगभग 54 ग्राम पंचायतें हैं, तो ग्राम प्रधानों की सीटों का रिजर्वेशन तो होगा ही होगा, और जो वार्ड मेंबर है ना उनकी सीटों का रिजर्वेशन भी होगा। नंबर एक बात। दूसरा कहता है कि जो रिजर्वेशन होगा वो चक्रानुक्रम में होगा, रोटेशन में होगा। अब रोटेशन पॉलिसी, जैसे अगर आप लोग क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट सुनते हैं ना, तो क्रिकेट में रोटेशन पॉलिसी क्या है, कहते हैं BCCI जो है, बहुत से देश अब ऐसे कर रहे हैं, रोटेशन पॉलिसी चलाते हैं। क्या होती है रोटेशन पॉलिसी? अच्छा, ये रोटेशन पॉलिसी पता है क्यों चलाई गई? एक समय ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ की टीम पीक पर होती थी, उन्हें हराना क्या है, लोहे के चने जमाना कहते हैं ना। हाँ, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़ की टीमें, ये टीमें जो होती थी भाई साहब, इन्हें हराना लोहे के चने चबाने के समान होता था। जैसे आजकल भारत की टीम है, भारत की टीम को हराना मुश्किल है। वैसे किसी किसी दिन तो ऐसा होता है दिन खराब हो जाता, तो भाई चलो अफगानिस्तान जैसी टीम हरा जाती है, लेकिन अभी अफगानिस्तान से नहीं हारे ना हम, भारतीय टीम अफगानिस्तान से नहीं हारी ना अभी तक, नहीं हारी शायद, चलो जो भी है ना, भारतीय टीम अफगानिस्तान टीम से नहीं हारी ना अभी। हाँ, तो भारतीय टीम को जिस तरह से इस समय भारतीय टीम है ना, काफ़ी पावरफुल मजबूत टीम है, तो उसे हराना मुश्किल है क्रिकेट में। बाकी कोई दिन किसी का खराब हो जाता, वो अलग बात है। तो अब समय के साथ हुआ क्या कि वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के जो महान खिलाड़ी थे वो धीरे धीरे, या श्रीलंका के खिलाड़ी, श्रीलंका की टीम भी एक समय बहुत अच्छी थी, उन जो फेमस खिलाड़ी थे उन्होंने एकदम से एक के बाद एक रिटायरमेंट लेना शुरू कर दिया। जैसे हम वेस्ट इंडीज़ की बात करें, एक कॉर्टनी वॉल्श, कॉर्टनी एम्ब्रोज, कार्ल हूपर, ब्रायन लारा, ये सब एक साथ लगभग आगे पीछे रिटायर हो गए। अब जो नए खिलाड़ी आए उनको इतना तजुर्बा नहीं था इंटरनेशनल लेवल पर, तो टीम फ्लॉप हो गई। टीम क्या हो गई, फ्लॉप हो गई। यही ऑस्ट्रेलियन के साथ हुआ एक ज़माने में, इंग्लैंड के साथ भी एक ज़माने में यही हुआ। क्या करें साहब, तो नतीजा ये निकल के आया कि तुम लोग जो है सीनियर प्लेयर को ही साथ खिलाते रहे, और तुमने जो है उनके जो पीछे खिलाड़ी उनको तजुर्बा नहीं दिया। तो अब सभी टीमें क्या करती हैं ना, अब सभी टीमें ये करने लगी हैं कि जो उनके स्टार प्लेयर हैं या सीनियर खिलाड़ी हैं ना, उन्हें हर 2-1 दौरे के बाद या 4-5 या 8-10 मैचों के बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट देते हैं, उनकी जगह नए खिलाड़ियों को मौका देते हैं। नए और पुराने खिलाड़ी दोनों को मिला करके मौका दे देते हैं। जैसे T20 वर्ल्ड कप हुआ या वनडे वर्ल्ड कप हुआ, तो हर टीम ने अपनी सबसे पावरफुल टीम उतारी, सबसे पावरफुल टीम उतारी। अब जैसे छोटे मोटे दौरे होने लगे ना, छोटे मोटे टूर्नामेंट होने लगे, तो नए खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया। KL राहुल है ना, वो कौन सी खिलाड़ी है, ऋतुराज गायकवाड़, जिनका सीनियर टीम में स्थान भी निश्चित नहीं है, उन्हें कैप्टन बना करके भेज दिया गया एक टीम के साथ। तो इसे हम कहते हैं रोटेशन पॉलिसी। इसका मतलब होता है कि दूसरे लोगों को भी मौका देना। तो आरक्षण में, पंचायतों में आरक्षण में रोटेशन पॉलिसी का मतलब क्या है इमरान जी, आप समझ गए होंगे कि अगर इस साल आपके यहाँ सीट OBC रिजर्व है तो अगले साल जनरल होनी चाहिए, उसके बाद SC होनी चाहिए, फिर ST होनी चाहिए, अगर वहाँ पर SC ST हैं तो, ठीक है ना। एक बार SC, फिर ST, फिर OBC, है ना, फिर जनरल में सीट आ गई। अच्छा, जनरल का मतलब रिजर्वेशन नहीं है, जनरल का मतलब कोई भी, जनरल का मतलब ये नहीं कि जनरल जाति के लिए रिजर्व हो गई, जनरल का मतलब वहाँ पर कोई भी लड़ सकता है। और दूसरी बात, अब एक बार पुरुष के लिए सीट है तो दूसरी बार महिला। अच्छा, मज़े की बात यह है ना कि सीट जनरल आ गई, सामान्य पुरुष आ गई, तो पुरुष महिला कोई भी लड़ सकता है, लेकिन अगर सीट महिला के लिए रिजर्व हो गई तो महिला ही वहाँ चुनाव लड़ेगी। अक्सर विवाद, तो महिलाओं को जो रिजर्वेशन है आपको पता ही 1/3 है ना। हाँ, तो रोटेशन पॉलिसी की बात ये हो रही थी कि
अगर कोई सीट एक बार एससी के लिए रिजर्व हो गई है तो अगली बार एसटी के लिए, अगर एसटी का नंबर है वहाँ पर, फिर जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, है ना। और बारी बारी से महिला और पुरुष, जैसे मान लीजिए आपके शहर की जो नगर पालिका है इस बार जो है वो सीट सामान्य थी, तो अगली बार महिला होगी, उससे अगली बार फिर से सामान्य होगी, फिर महिला होगी, फिर से सामान्य होगी सीट। तो इसको हम कहते हैं रोटेशन पॉलिसी या चक्राकुंतल व्यवस्था, यानी कि सभी को मौका देना। रोटेशन पॉलिसी का मतलब क्या हो गया? सभी को व्यवस्था देना। तो 73वें 74वें संविधान संशोधन में स्पष्ट लिखा है कि एससी एसटी को जो रिजर्वेशन दिया जाएगा वो हर स्तर पर दिया जाएगा और हर राज्य में उनकी जितनी आबादी है उस हिसाब से दिया जाएगा। अब जैसे यहाँ पर आप देखो, उत्तराखंड में एसटी का परसेंटेज सबसे ज़्यादा किस जिले में है? ऊधम सिंह नगर जिले में। मान लीजिए उत्तराखंड में कुल सीटें हैं 4, नहीं कुल एसटी की आबादी कितने प्रतिशत है? 4% है, समझ रहे ना। मान लीजिए उत्तराखंड में एसटी की जो आबादी है वो 4% है, और सपोज यहाँ पर जिला पंचायतें कितनी हैं? 13 जिला पंचायतें हैं, तो 13 चौको 52, 0.52% बन रहा है। 4% रिजर्वेशन का मतलब 0.52। अगर ये 0.5 या उससे नीचे रहता तो एसटी के लिए यहाँ पर सीट नहीं बनती जिला पंचायत की, जिला पंचायत अध्यक्ष की। अब ये 0.52 आ गया तो इसका मतलब एक सीट बन जाती है, एक सीट बन जाती है, यानी कि 13 में से एक सीट जो होगी वो जनजाति के लिए रिजर्व होगी। अब ये रोटेशन पॉलिसी में होगी। रोटेशन पॉलिसी का मतलब ये है कि अब जैसे नई तरह से शुरुआत हो रही है तो सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ? ऊधम सिंह नगर में, तो एक सीट जो है वो ऊधम सिंह नगर की रिजर्व हो जाएगी। अगली बार नैनीताल की, फिर पिथौरागढ़ की, अल्मोड़ा की, चमोली की और चंपावत की। इस तरह से हर जिले में सबको बारी बारी से मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार सीट रिजर्व हो गई तो हो गई। अभी जैसे बाजपुर विधानसभा है ना, तो यहाँ पर एससी के लिए सीट रिजर्व है, तो हो सकता है अगली बार दो बार से एससी के लिए सीट रिजर्व है, हो सकता है अगली बार आपका गदरपुर का नंबर आ जाए, यहाँ पर सीट जो है वो एससी के लिए रिजर्व हो जाए, समझ रहे ना, या एसटी के लिए रिजर्व हो जाए। तो इसे हम कहते हैं रोटेशन या चक्राकुंतल व्यवस्था में। अब मान लीजिए हमारे यहाँ सपोज नगर निगम 9 है, नगर निगम 9 है ना, तो 13 का पहाड़ा 9 बार पढ़ो तो आता है, 13 का पहाड़ा आता है 13 नम्मा 117। तो 13 नम्मा 117, 13 का 9% कितना हो गया? 13 का 9% इस तरह से कितना हो गया? 17 है ना, 1.17। तो यानी कि एक सीट जो है 9 नगर निगम है ना, तो एक सीट जो है वो एसटी के हिस्से में आएगी, नगर निगम के चेयरमैन की। तो कभी गदरपुर आ जाएगा, तो कभी रुद्रपुर आ जाएगा, कभी बाजपुर, कभी चक्राता, कभी उत्तरकाशी, कुछ आ जाएगा। ये होता है रोटेशन पॉलिसी, समझ रहे हैं ना। उसी तरह से वार्ड के अंदर भी होता है। ग्राम सभा के वार्ड हैं अलग अलग, 9 वार्ड हैं, तो एक बार महिला के लिए रिजर्व हो गया तो अगली बार वो सामान्य के लिए आएगा, फिर महिला के लिए, फिर सामान्य के लिए। और अगर उस एरिया में, अब जैसे गाँव में होता है ना, कोई मोहल्ला ऐसा उसमें हमारा एससी है ही नहीं, एसटी है ही नहीं, समझ रहे ना, ओबीसी है ही नहीं, तो फिर अगर वहाँ पर नील है तो उसके लिए जो सीट वो रिजर्व नहीं होगी। अगर है तो एक बार एससी के लिए, फिर एसटी के लिए, फिर सामान्य, फिर ओबीसी के लिए। इसको हम कहते हैं रोटेशन पॉलिसी या चक्राकुंतल। तो एससी एसटी के लिए तो कंफर्म है कि राज्य में उनकी आबादी का जितने % है इतने % आरक्षण उन्हें हर स्तर पर मिलेगा। महिलाओं के लिए है 1/3, कुल सीटों का 1/3। गाँव में अगर 9 वार्ड हैं, ग्राम पंचायत में 9 वार्ड हैं, तो 3 वार्ड महिलाओं के लिए रिजर्व, ठीक है। हमारे यहाँ 13 जिला पंचायतें हैं, तो 13 का 1/3 कितना हो गया? 4 है ना, तो जो 4 जिला पंचायत चेयरमैन बनेंगी वो महिलाएं बनेंगी, ठीक है। 9 नगर निगम हैं, तो 9 नगर निगम में 3 जो होंगी वो कम से कम महिलाएं होंगी, ठीक है ना। तो कुल सीटों का हर स्तर पर कुल सीटों का 1/3 जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। ये सवाल बेटा खूब आता है, अभी जो आप कह रहे थे ना, अरे सर ये तो बड़ा घुमा फिरा के पूछा, यहीं से तो आता है। वही चाह रहा है कि आपको समझ है या नहीं है। तो एससी और एसटी को हर स्तर पर उतना रिजर्वेशन जितनी उनकी आबादी है, इतनी प्रतिशत उनकी आबादी है। महिलाओं को हर स्तर पर 1/3 रिजर्वेशन, ठीक है। अब बात आती है ओबीसी की। अब जब ओबीसी की बात आती है तो जब ये 73वां 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ था तो उसमें स्पष्ट व्यवस्था थी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी की फुल फॉर्म जानते हो? ईमानदारी से बताओ, ओबीसी की फुल फॉर्म अदर बैकवर्ड क्लासेस, आप में से कितने लोग नहीं जानते थे? हाथ खड़ा करो। ओबीसी फुल फॉर्म अदर बैकवर्ड क्लासेस, आप नहीं जानती थी? अरे वाह, बधाई हो आपको, है ना। तो आप जान गए। तो इसे बेटा हिंदी में कहते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग और इंग्लिश में अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है ना। तो ओबीसी को कितने % रिजर्वेशन होगा या नहीं होगा, ये हर राज्य की मर्जी पर छोड़ दिया गया। राज्य की मर्जी का मतलब राज्य विधानसभा की, राज्य विधानसभा कानून बनाकर तय करेगी कि किसको कहाँ पर कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब जैसे ही एक राज्य ने ओबीसी को आरक्षण दिया, अन्य राज्यों ने भी धीरे धीरे सभी को आरक्षण दे दिया। जैसे हमारे यहाँ 14% ओबीसी है, तो हमारे यहाँ पंचायतों में ओबीसीज को 14% रिजर्वेशन मिला हुआ, ठीक है, समझ गए। आगे चलें।
अब फिर आती है बर्खास्तगी। क्या इन पंचायतों को बर्खास्त किया जा सकता? किया जा सकता। अगर ग्राम प्रधान पर या किसी वार्ड मेंबर पर या नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के चेयरमैन पर किसी भी कदाचार का, गैरकानूनी हरकत का आरोप लगता है ना। कई सारी चीज़ें होती है ना, झूठा शपथ पत्र दे देना, झूठा एफिडेविट। एफिडेविट माने भाई आपके 2 से ज़्यादा बच्चे तो नहीं हैं, आपके खिलाफ कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा। आपने कहा साहब मेरे खिलाफ मुकदमा नहीं चल रहा है, लेकिन एक्चुअली आपके खिलाफ मुकदमा चल रहा था, किसी ने जांच करा दी आपके एफिडेविट की। एफिडेविट नहीं होता, एफिडेविट है ना। उर्दू में क्या कहते हैं उसको? हलफनामा। आपने झूठा हलफनामा या झूठा शपथ पत्र दिया है, उसकी जांच हो गई तो आपकी सदस्यता गई। हाँ, जरा सी बात आप गलत बता दो उसमें, आप बीए हैं लेकिन बता दिया आपने बीएससी, फर्जी मार्कशीट लगा दी, आपकी मेंबरशिप गई, है ना। ये नहीं कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आपने झूठा हल्फनामा दे दिया है तो आपकी सदस्यता गई। डिसाइड कौन करेगा? डीएम। आमतौर पर लोग कोर्ट में चले जाते हैं तो कोर्ट भी आदेश देता है किसको? डीएम को, कि साहब इसे बर्खास्त कर दो, ठीक है ना। तो कोर्ट का आदेश तो मानना पड़ता है ना। तो डीएम को अधिकार है या सरकार को अधिकार है इन्हें बर्खास्त करने का। लेकिन यहाँ पर बेटा एक नियम है, ध्यान रखना, कि अगर इन संस्थाओं को, जो भी ये संस्थाएं हैं, ग्राम पंचायत, नगर निगम वगैरह, अगर इनको बर्खास्त किया जाता है तो 6 महीने के भीतर इनके दोबारा चुनाव कराना ज़रूरी है। 6 महीने के बाद दोबारा चुनाव कराना ज़रूरी है। और जब कार्यकाल के दौरान फिर से चुनाव होता है तो उस चुनाव को क्या कहते हैं प्रियंका? यही जो तुम्हारे मुंह से निकल रहा है ना, वही बोल दो जोर से। तुमने उप कहा नहीं कहा, मैं लिप जो रीडिंग की उससे लगा जैसे आप कह रहे हो उपचुनाव कह रहे हो ना। हाँ शाबाश। तो उपचुनाव कहते हैं इसको, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? बाईपोल, है ना। हाँ, तो उपचुनाव। अब जैसे हमारे सामने पत्रकार साहब बैठे हैं, है ना, इनको तो बहुत नॉलेज है नहीं। हाँ, तो पत्रकार साहब ये बताइए कि अगर कितने समय पहले, जो कार्यकाल है 5 साल का, कितने समय पहले अगर बर्खास्त हो जाए तो फिर अब चुनाव की ज़रूरत नहीं है। हाँ देखो, मैंने कहा ना, सब जानते हैं, है ना। तो अगर 6 महीने का कार्यकाल रह गया, 6 महीने का अगर कार्यकाल रह गया तो फिर वहाँ पर उपचुनाव नहीं कराया जाएगा। तो अगर आप किसी भी संस्था को भंग कर देते हैं तो उसके 6 महीने के भीतर चुनाव कराना ज़रूरी है, यानी कार्यकाल की नियमितता मिल गई है। अब जो नया प्रधान बनेगा उसे कितने समय मिलेंगे? वही पूरे 5 साल मिलेंगे ना, जितना समय रह गया, है ना। आप लोग जानते हो, पॉलिटी मैंने पढ़ा रखा, पुनः चुनाव ये हो गया। आयु सीमाएँ क्या हैं? वोट देने के लिए 18 साल और इलेक्शन लड़ने के लिए 21 साल। और अधिकतम आयु सीमा क्या है प्रधान बनने के लिए? जैसे सरकारी नौकरियों में 60 साल में आप रिटायर हो जाते हैं, प्रधान कितने साल में रिटायर हो, अधिकतम कितनी उम्र तक प्रधान बन सकता है, उसके बाद प्रधान नहीं बनेगा? साइना बताओ तो, है 65। देखो उसने आंसर दिया 65। तुम बताओ कितने साल उम्र के बाद प्रधान नहीं बन सकता, चेयरमैन नहीं बन सकता? है हाँ, कोई एज लिमिट नहीं है। अब क्वेश्चन पूछा, देखो उसका फर्ज था उत्तर देना, तो उसने उत्तर दिया 65 साल। ऊपरी सीमा नहीं है, राजनीतिक पदों में ऊपरी सीमा नहीं है, प्रशासनिक पदों में ऊपरी सीमा है। ओके, ऊपरी सीमा कोई नहीं है, इसलिए राजनीति का पेशा चुनो, जिंदगी भर रिटायरमेंट की कोई टेंशन ही नहीं, है ना। अब हमें और टेंशन यार, कितने साल बाद रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, कहाँ थे? अब नेक्स्ट चलें। फिर यहाँ पर मैंने लिखा है राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग क्या होता है फुरकान, पता है आपको? जो पैसे वो बजट, जो पैसे का मतलब समझ तो रहा है। वित्त आयोग का मतलब कुछ ऐसा होगा। हाँ सोनू भाई आप मुस्कुरा रहे हैं, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? बताओ, तुम बताओ वित्त आयोग क्या होता है? हंस रहे हो, है ना, बताओ। है सोनू भाई मुस्कुरा रहे हैं वैसे ही। वित्त आयोग क्या होता है? फाइनेंस कमीशन क्या होता है? हैं, नहीं पता प्रियंका? फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग क्या होता है? सच में नहीं पता? आप बताओ। एक मिनट रोकना जरा अनीस जी, इमरान हाँ थे यार, मैं तो यूं ही भूल गया। तो खैर तो हम लोग बता रहे थे ना वित्त आयोग के बारे में, तो आप लोग खैर बता नहीं पाए। आपने सीधे सीधे ये कहना है कि जैसे मान लीजिए, खैर अब यही दिक्कत है ना, जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम के पैटर्न बदल रहे हैं, स्टेट पीसीएस में सब्जेक्ट हटा दिए, यूपीएससी में एक सब्जेक्ट रह गया, एसए के नंबर कम करते जा रहे हैं, जगह जगह एसए हटाते जा रहे हैं, आप इंटरव्यू हटाते जा रहे हैं। उसका असर ये पड़ रहा है कि आप विश्लेषणात्मक रूप से नहीं पढ़ रहे। आपको टिक मार्क करना है, आप जो है कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पड़ रहे, आप रट्टे में लगे पड़े। ये जो है ना स्थिति, ये अच्छे प्रशासक तैयार नहीं कर रही है।
जितना विश्लेषणात्मक एनालिटिकल एग्जाम होगा ना, लिखने का एग्जाम होगा, तरीका ये होना चाहिए परीक्षा का कि आपके कॉन्सेप्ट को वो समझ सके, उतने बेहतर प्रशासक, उतने बेहतर कर्मचारी अधिकारी तैयार होंगे। खैर छोड़ो, तो जिसकी मिसाल अभी कोई भी मुझे वित्त आयोग की परिभाषा ढंग से बता नहीं पाया आप में से, जबकि मैंने ये पढ़ाया आपको। सीधी सीधी बात आपने कहनी है। उससे पहले कहना संघवाद क्या, संघवाद का मतलब क्या, भाईचारा। सीधे सीधे आपने बताना भाईचारा किसके बीच में, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में। न केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में, बल्कि देश के नागरिकों के बीच में भाईचारा। हम सब एक हैं, संघवाद। और सबने मिलजुल कर काम करना, जैसे भाइयों ने मिलजुल कर घर के लिए काम करना होता ना, वैसे ही संघवाद का है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करेगी। लेकिन अब हमारे यहाँ क्या है ना कि जो आय के साधन है ना, वो केंद्र सरकार की ओर झुके हुए हैं, या केंद्र सरकार की आय के साधन ज़्यादा हैं, राज्य सरकारों की आय के साधन जो हैं वो कम हैं। तो इसके लिए संविधान में वित्तीय संघवाद की व्यवस्था की गई है। फाइनेंशियल फेडरलिज्म या वित्तीय संघवाद की बात की गई है, या वित्तीय भाईचारे की बात की गई है, या ये कहें कि केंद्र और राज्यों के बीच में आय की असमानता को हमने कम करना। आजकल बात चल रही है ना, आय की असमानता कम करनी है। अभी बात यूएनडीपी ने एशिया पैसिफिक की रिपोर्ट दी है ना, एशिया पैसिफिक की मानव विकास रिपोर्ट दी है ना, उसमें क्या कहा है, भारत जो है उन देशों में है जहाँ पर आय और संपत्ति की समानता बहुत ज़्यादा है, अमीर और गरीब के बीच का गैप जो है वो बहुत ज़्यादा। तो इसी तरह से आप हमारे यहाँ स्टेट में भी तो देखो ना, बिहार गरीब है, उड़ीसा गरीब है, महाराष्ट्र बहुत अमीर है, गुजरात बहुत अमीर है, दिल्ली बहुत अमीर है ना। तो कुछ राजस्थान के इनकम के साधन जो हैं वो कम है। तो संविधान में आर्टिकल 280 में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। वित्त आयोग की जिम्मेदारी है कि वित्तीय संघवाद को बढ़ावा देगा। उसके लिए सिंपल सी बात यह है कि केंद्र को जो टैक्सेस से या करों से जो इनकम मिलती है, उसका एक निश्चित हिस्सा राज्य सरकारों को सौंपा जाएगा। कितना सौंपा जाएगा, इसकी सलाह देगा वित्त आयोग। आपको पता है वित्त आयोग की सलाह बाध्यकारी नहीं है, लेकिन अतीत से अब तक, सन 1951 में पहला वित्त आयोग बना था, उससे लेकर अब तक जो है हमने एक स्वस्थ परंपरा डाली है कि वित्त आयोग जो भी सिफारिश करता है हम उसको मान लेते हैं। इस समय जो है 43% केंद्र को जो करों से आय मिलती है, उसका 43% जो है वो राज्यों को दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये काम किसका है, वित्त आयोग का या केंद्रीय वित्त आयोग का। अब ये केंद्रीय वित्त, पहले तो केवल वित्त आयोग था, अब आ गया साहब संघीय वित्त आयोग या केंद्रीय वित्त आयोग। अब फिर उसके बाद जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन आया, पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई, और ये तय हुआ कि भाई इनको आप शक्तियां और अधिकार तो दे रहे हो, लेकिन काम करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, इनको फाइनेंशियली हमने सेल्फ डिपेंड बनाना या वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना। तो इसके लिए एक तो ये है कि इन जो जितने भी निकाय हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, शहरी निकाय हों, इनको टैक्स लगाने का अधिकार दिया जाए। अब जो आप टैक्स लगाने का इनको अधिकार दे रहे हो, अब इनको टैक्स लगाने का अधिकार है, लेकिन जो टैक्सेस से इनको इनकम मिल रही है वो इतनी नहीं है जिससे कि ये अपने काम काज चला सकें। तो एक व्यवस्था और की गई है कि जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में करों का बंटवारा होता है, उसी तरह से राज्य सरकारों को जो टैक्सेस से इनकम मिल रही है उसका एक हिस्सा, उसका कुछ हिस्सा जो है वो स्थानीय शासन की संस्थाओं को दिया जाएगा, यानी कि पंचायतों और पालिकाओं को दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, इसकी सिफारिश के लिए राज्य स्तर पर वित्त आयोग बनेगा, जिसे कहा जाएगा राज्य वित्त आयोग। तो अब राज्य वित्त आयोग बनेगा। राज्य वित्त आयोग की जिम्मेदारी ये हो गई कि राज्य सरकार को टैक्स से जो इनकम मिल रही है उसका कुछ हिस्सा, कितना हिस्सा स्थानीय निकायों को जाएगा, उसकी सिफारिश वो करेगा। और इन स्थानीय निकायों में आपस में किस तरह से वो बटेगा, उस फार्मूले की सिफारिश भी वो करेगा। ठीक है ना। अब देखो, ग्राम पंचायतें, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिन्हें हम कहते हैं ग्रामीण स्थानीय निकाय, और नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, जिन्हें हम कहते हैं शहरी स्थानीय निकाय, दो अलग अलग संस्थाएं हो गई। तो हमारे यहाँ क्या है, आर्टिकल 243I में राज्य वित्त आयोग की बात की गई है। उसमें यह कहा गया है कि जो ग्रामीण स्थानीय निकाय हैं उनके वित्तीय संसाधनों की मजबूती के लिए, या इनको पैसा राज्य सरकार से इनको कितना पैसा दिया जाएगा, इसके लिए राज्य सरकार जो है हर 5 साल बाद एक वित्त आयोग बनाएगी और उसी की सिफारिश पर इनकम का बंटवारा होगा। फिर आया आर्टिकल 243Y, वाई मैंने लिखा कहीं यहाँ पर, हाँ ये लिखा है, ठीक है ना। फिर आया आर्टिकल 243Y। तो आर्टिकल 243Y में ये लिखा गया है कि जो शहरी स्थानीय निकाय हैं उनके लिए अलग से वित्त आयोग नहीं होगा। जो आर्टिकल 243I में जो ग्रामीण निकायों के लिए जो वित्त आयोग है, वही शहरी निकायों के लिए भी सिफारिशें करेगा। ठीक है ना। तो राज्य वित्त आयोग की दोहरी जिम्मेदारी हो गई, जो ग्रामीण निकाय हैं उनके लिए भी रिकमेंडेशन करनी है और जो शहरी निकाय हैं उनके लिए भी रिकमेंडेशन करनी है। ठीक है ना। अब केंद्रीय वित्त आयोग को भी एक और जिम्मेदारी और दे दी गई। 73वें 74वें संविधान संशोधन के बाद कीर्ति सोच समझ के आंसर देना। क्या कीर्ति, क्या तबस्सुम, क्या सोनू प्रियंका, क्या गौरी, क्या अनीस, क्या फुरकान। आप लोग सोच समझ के एक आंसर देना, वीडियो बंद मत करना, है ना। मुझे मज़ा आएगा कि आप लोग अगर आंसर देते हो। तो 73वें 74वें संविधान संशोधन के बाद केंद्रीय वित्त आयोग की एक जिम्मेदारी और बढ़ गई। क्या, कोई बताए।
बताएं, कोई भी बताएं। सर रुक दीजिए जरा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो यार तुम लोगों का क्या होगा, खैर चलो जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो अब देखो ये कॉन्सेप्ट है ना कि राज्य वित्त आयोग बनने के बाद केंद्रीय वित्त आयोग की जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। कुछ नहीं है उसमें, अगर आप केंद्रीय वित्त आयोग के कामों में देखें तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो केंद्रीय वित्त आयोग है वो राज्य वित्त आयोग सिफारिश करता है कि राज्य वित्त आयोग अपनी इनकम में से इतनी इनकम जो है वो स्थानीय निकायों को देगा। ठीक है साहब। तो अब केंद्रीय वित्त आयोग जो है वो राज्यों की संचित निधि यानी कि राज्यों के खजाने को मजबूत करने के उपाय सुझाएगा ताकि राज्य सरकारें स्थानीय निकायों को और पैसा दे सकें। राज्यों की या राज्यों के खजाने की या राज्यों की संचित निधि की या राज्यों के वित्तीय संसाधनों की मजबूती के लिए भी उनको और कैसे बेहतर किया जाए इसकी सिफारिश भी केंद्रीय वित्त आयोग करेगा, मशवरा देगा कि आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे चलें। तो ये हो गया साहब। अब राज्य निर्वाचन आयोग आ गया, अभी आया था ना। देखो खूब सवाल आता है कि जो केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग दोनों अलग अलग हो गए ना। तो राज्य निर्वाचन आयोग कब बना? 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद। बेटा देखो इसमें से ये सवाल भी आते हैं कि 73वें 74वें संविधान संशोधन के बाद इसमें से क्या बना और क्या नहीं बना। तो राज्य वित्त आयोग बन गया, राज्य चुनाव आयोग बन गया, नहीं बन गया। तो अब अब राज्य चुनाव आयोग हो गया। तो राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति राज्य सरकार करती है ना। राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। अच्छा, जो राज्य चुनाव आयोग होता है ना वो बहुसदस्यीय नहीं है। कम से कम आपके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तो बहुसदस्यीय नहीं है, एक ही आयुक्त होता है इसमें, वही राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। आमतौर पर किसी सीनियर आईएएस को बनाया जाता है राज्य चुनाव आयोग का अधिकारी। राज्य चुनाव आयोग अधिकारी भी कहते हैं, लेकिन इसका सही नाम जो है वो है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ स्टेट या राज्य निर्वाचन आयुक्त या राज्य के चुनाव आयोग का मुखिया, कुछ भी आप कह लो। तो ये जो है इसका काम क्या है? इसका काम है ये जो स्थानीय निकाय हैं इनके इलेक्शन कराना। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका, इनके अध्यक्षों के और इनके वार्डों के जो इलेक्शन होते हैं वो राज्य चुनाव आयोग कराता। सिंपल सी बात है। और इसका उल्लेख किसमें है? 243 के में। तो जो हमारा केंद्रीय चुनाव आयोग है उसका इससे कोई वास्ता नहीं है, और ना ही जो राज्य चुनाव आयोग है वो केंद्रीय चुनाव आयोग का अधीनस्थ है। ऐसा नहीं है कि राज्य चुनाव आयोग जो है वो केंद्रीय चुनाव आयोग का अधीनस्थ है, ऐसा इसका कोई लेना देना नहीं है। जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो राज्य चुनाव आयोग का केंद्रीय चुनाव आयोग होता है वो सीधे आदेश किसको देता है? डीएम को। जिले में जो डीएम होता है वो हो जाता है जिला निर्वाचन अधिकारी, और उसका सीधा लिंक होता है केंद्रीय चुनाव आयोग से। हर जिले में डीएम जो है वो इलेक्शन कराता है। ठीक है ना, आगे चलें। अच्छा, अब 73वां संविधान संशोधन कहाँ पर लागू नहीं है? मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में। अच्छा, जम्मू कश्मीर की स्थिति देख लेना, मैंने रिसर्च नहीं की है कि पहले तो जम्मू कश्मीर लागू था नहीं, अभी आर्टिकल 370 हटने के बाद 73वां और 74वां संविधान संशोधन जम्मू कश्मीर में लागू है या नहीं है ये आप लोग देख लेना। ये कंफर्म है कि 73वां संविधान संशोधन, मैंने फार्मूला बना रखा है इसका, मिमेना, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में ये लागू नहीं है, जनजातीय क्षेत्रों के बल। ठीक है ना। फिर अब शेड्यूल कास्ट को आरक्षण कहाँ नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में। शेड्यूल कास्ट को सरकारी नौकरियों में नहीं, पंचायतों में एससी को आरक्षण कहाँ नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में नहीं। कई बार आता है ये सवाल। फिर ये चीज़ें तो मैंने आपको बताई दी हैं सारी, है ना। और समस्याओं की बात अभी करेंगे, इसकी बात भी अभी करेंगे। अब यहाँ पर आ गया, मैंने लिखा पहली बार जो ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाएं हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उन्हें विशेष आज़ादी या विशेष स्वायत्तता किसने दी? चोलों ने। भारत में जो स्थानीय शासन है उसका उद्धारक कौन कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। या भारत में अंग्रेजों के समय स्थानीय स्वशासन के लिए नियम सबसे पहले किसने बनाए? 1882 में लॉर्ड रिपन ने। ठीक है ना। अब पंचायती राज व्यवस्था किस सूची में है? राज्य सूची में। राज्य सूची का विषय है। ठीक है ना। 1935 का जो एक्ट आया था उसमें पंचायती राज व्यवस्था को राज्य सूची में शामिल किया गया था। सबसे पहला नगर निगम भारत में कहाँ बना? मद्रास में 1867 में। भारत में सबसे पहला नगर निगम मद्रास में 1867 में। उसके बाद 1893 में कलकत्ता और बम्बई में भी नगर निगम बने। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू या जेएल नेहरू 1924-25 में इलाहाबाद नगर पालिका के चेयरमैन बने थे। नगर निगम नहीं, नगर पालिका। इलाहाबाद में नगर पालिका थी, उसके चेयरमैन बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सुभाष चंद्र बोस भी कलकत्ता में नगर निगम था, उसके चेयरमैन बने थे। ठीक है। और क्या है? एससी एसटी और महिलाओं को आरक्षण की बात सबसे पहले किस समिति ने करी? पीवी के राव समिति ने। यहाँ भी लिख भी रखा है ना, पीवी के राव समिति। तो पीवी के राव समिति ने सबसे पहली बार कहा था कि पंचायतों में एससी एसटी और महिलाओं को रिजर्वेशन देना चाहिए। ठीक है ना। ये एक नंबर के सवाल फैक्ट ये रटे रहने चाहिए। ठीक है। फिर
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करने की सिफारिश सबसे पहले किसने करी? बलवंत राय मेहता ने। पहले पार्ट में ही मैंने इसको बहुत अच्छे से बताया है कि किसको पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को। और बेटा आप बताना कि किसकी सिफारिश पर 73वां और 74वां संविधान संशोधन पास हुआ, या 73वें और 74वें संविधान संशोधन का मसौदा किस समिति ने बनाया था? आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। देखो आप लोग ध्यान से सुनते नहीं। गौरी, आई शाबाश, क्या बात हो गया, तालियां हो जाए इनके लिए। गलत है, लक्ष्मीमल सिंघवी, LM सिंघवी, ठीक है ना। LM सिंघवी समिति की जो सिफारिशें थी ना, कमोबेश कुछ छांट करके उसी के आधार पर 73वां 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, ठीक है ना। डिप्रेशन में मत जाओ, कौन मत जाओ, कोई बात नहीं, यहाँ किसी को नहीं आता, वो परेशान हो गई। हाँ, तो पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वायत्त शासन का शिल्पी किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को। स्थानीय सरकार का उद्धारक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को, ठीक है। पंचायती राज का प्रारंभ किसने किया? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर हुआ साहब, ठीक है। और 64वां और 65वां जो संविधान संशोधन था, जो राजीव गांधी ने रखा था 8वीं लोकसभा में, वो किस समिति की सिफारिश पर? पीके थुंगन ही है ना, हाँ, पीके थुंगन समिति की सिफारिश पर। और 73, हाँ देखो सामने लिख भी रखा है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन किसकी सिफारिश पर लागू हुआ? LM सिंघवी की सिफारिश पर। और भारत में पंचायती राज जो सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर हुआ था ये सवाल। 2 अक्टूबर 1959 से राजस्थान में नागौर से, है ना। और उसके बाद क्या है? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से शुरू हुआ था, और उसके अगले दिन 11 अक्टूबर से ये शुरू हो गया था आंध्र प्रदेश से, ठीक है। और कुछ रह गया इसमें? अब पंचायती राज व्यवस्था की समस्याएं क्या हैं, ये पढ़ाएंगे आपको IAS मेंस की क्लास में। तो मैंने 4 पार्ट में आपको मैंने बताया है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।